दोस्तों नमस्कार। मैं के.आर. फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ वाईफाई ऐप में यूट्यूब चैनल में। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी विषय। साइकोलॉजी में हमारा चैप्टर पिछले वीडियो में बाल्यावस्था चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पीछे हमने बाल्यावस्था के उपनाम पढ़ लिए पिछले वीडियो में। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने पिछले वीडियो देखें। जो नए जुड़े हैं तो पीछे के वीडियो में ये सारी चीजें मिलेंगी। विशेषताएं पढ़ ली, शारीरिक विकास पढ़ लिया, मानसिक विकास पढ़ लिया, सामाजिक विकास पढ़ लिया। अब अगला बिंदु बचता है हमारा संवेगात्मक विकास। थोड़ा सा संवेगात्मक विकास की बात करते हैं, क्योंकि रीट में जो लिखा है विकास के आयाम, वो इन सभी आयामों के बारे में बात की गई है। चाहे वो शिशु अवस्था हो, चाहे वह बाल्यावस्था हो, किशोर अवस्था हो। बात करते हैं रीट की। हालांकि हम जो विषय पढ़ा रहे हैं अभी साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, वो चाहे आप आरएस की परीक्षा दें, पुलिस की दें, एलडीसी की दें, पटवार की दें, रीट की दें, सबके लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। लेकिन जब स्पेशल बात करते हैं रीट की, तो यह शिशु अवस्था और बाल्यावस्था, इनसे पहले गर्भावस्था बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि रीट 1 से 8 के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये वो बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाएंगे स्कूल में। उसके बाद में जो सेकंड ग्रेड वाले हैं, उनके लिए बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, और फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली किशोर अवस्था, ये जो चैप्टर है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो वीडियोज में आपको कुछ पिछले वीडियो में थोड़ा फ्लैशिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, कैमरा कैच कर रहा था चेहरे को, जैसे ही चेहरा आपकी तरफ होता तो लाइटिंग फ्लैशिंग हो रही थी। मैं समझता हूँ अब आने वाले वीडियो में वो समस्याएं थोड़ी कम मिलेंगी आपको और अच्छा लगेगा। तो इन चीजों पर आपने को ज्यादा ध्यान देना है। मेरा समझाने का मतलब ये है, रीट वालों को, सेकंड ग्रेड वाले, फर्स्ट ग्रेड वालों को इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। सिलेबस जो बनाया जाता है वो थोड़ा सोच समझ के बनाया जाता है। पेपर जो लिया जाता है वो सोच समझ, आपका संबंध किस अवस्था से है, वहीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेग क्या है? उत्तेजित दशा होती है। पीछे भी समझाया मैंने आपको। उत्तेजित दशा क्या कहलाती है? संवेग। चाहे वो क्रोध के कारण उत्तेजना हो, प्रेम के कारण हो, जिज्ञासा के कारण हो, किसी भी कारण से, संग्रहण के कारण हो, अधिकार भाव के, मेरी चीज है, मेरी वस्तु है, तो वो भी क्या उत्तेजना तो है। तो उत्तेजित जो दशा है वो क्या है? संवेग है। अब इस संवेग में बात आती है बाल्य अवस्था की, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में सबसे पहले संवेगों की उग्रता की बात करते हैं। उग्रता की बात करें कि संवेग की उग्रता कैसी होती है,
तो बाल्यावस्था में उग्रता में कमी होती है। बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, आप विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के गाइड पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल देखते हैं, विभिन्न प्रकार की पता नहीं कहाँ से पढ़ते होंगे। अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हमारे पास जो बच्चे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनको जो मटेरियल जा रहा है वो ऑथेंटिक मटेरियल जा रहा है। हालांकि इन सब बारे में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा है, हमने जो इतनी पढ़ाई लिखाई की है, इस दौरान जो अनुभव किया है और जो 10-12 साल टीचिंग की है, इस दौरान जो अनुभव किया है, और साथ में जो ऑथेंटिक राइटर हैं उनको हमने अपने साथ में जोड़ा है, उस आधार पर हम आपको पढ़ाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा विश्वास करने की आवश्यकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, उग्रता में कमी, कहीं कहीं ऐसा लिखा मिल सकता है, संवेग बढ़ते हैं बाल्यावस्था में, लेकिन हम कह रहे हैं उनकी उग्रता में, तेजी में कमी आती है। संपूर्ण संवेग विकसित होते हैं बालक के 2 वर्ष में, और सबसे ज्यादा संवेग भी कब होते हैं? शिशु अवस्था में। अब पीछे मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि ये बात याद रखना, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आयु बढ़ेगी, संवेगों की उग्रता तीव्रता में कमी होती है, और जितनी ज्यादा कम आयु होती है उतने ही संवेग तेज होते हैं। इस आधार पर आप उत्तर देके आओगे, निश्चित रूप से आपका सही उत्तर होगा। रही बात किशोर अवस्था की, तो वो भी पीछे भी क्लियर किया हुआ है मेरा, और फिर दोबारा भी क्लियर करेंगे। समझना, पहला बिंदु हुआ आपका कि इस समय बाल्यावस्था में संवेगों की उग्रता में कमी होती है, ये आंसर देना है। लेकिन ये संवेग की बात करें तो ये भी संवेग ऋणात्मक और धनात्मक संवेग होते हैं। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, धनात्मक संवेगों में वृद्धि होती है और ऋणात्मक संवेगों में कमी होती है। 2 बातें। अगर जनरली ये पूछे कि बताइए शिशु अवस्था की तुलना में बाल्यावस्था में संवेगों में कमी होती है, क्योंकि यहाँ हमने ना तो ऋणात्मक लिखा है ना धनात्मक लिखा है, उसने तो केवल क्या लिखा है? संवेग में क्या होता है? कमी होती है। लेकिन जब वो लिखे कि धनात्मक संवेगों में आयु वृद्धि के साथ में, या तो भाषा ये हो या फिर भाषा ये हो कि शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था में धनात्मक संवेगों में वृद्धि होती है, और अगर लिखा हो ऋणात्मक संवेगों में तो कमी होती है, तो जैसे प्रश्न होंगे वैसी ही भाषा आपको पढ़नी है, देनी है, वैसा ही उत्तर देना है। ये पहला बिंदु हो गया संवेग संबंधित। उसके बाद में संवेग से रिलेटेड बिंदु नंबर 2, ईर्ष्या। संवेग मैंने आपको पीछे बताया, भारतीय दर्शन शास्त्र के अंदर 2 प्रकार के, रागात्मक और द्वेषात्मक। तो द्वेषात्मक संवेग है, द्वेषात्मक संवेग है,
लेकिन इस समय बालकों में ईर्ष्या का भाव जो है वह पाया जाता है अपने आपसी भाई बहनों के प्रति, भाई बहनों के प्रति। क्यों? क्योंकि जब बच्चा अपने किसी वस्तु पर अपना अधिकार समझता है और उसे कोई भाई बहन लेता है, उसका हिस्सा किसी दूसरे के लिए जाता है, तो वो क्या करता है, अपने भाई बहन से ही बाल्य अवस्था में ईर्ष्या करने लगता है। मेरे हिस्से का भी इसने खा लिया, ये नहीं होता तो मुझे डबल मिलता। तो ईर्ष्या जो है वो बाल्य अवस्था में पाई जाती है अपने भाई बहनों के प्रति। एक ईर्ष्या तो हम पड़ोसी से करते हैं, ये इतनी वृद्धि कैसे कर गया, लेकिन ये ईर्ष्या अपने घर में है, भाई बहन में है। छोटे बच्चों की बात हो रही है, 6 से 12 वर्ष। ईर्ष्या जो होती है वो अपने भाई बहनों के प्रति पाई जाती है। तीसरा भय, भय संवेग की बात करें, बाल्यावस्था में भय जो संवेग होता है वह पाया जाता है, वह पाया जाता है। तो कैसे पाया जाता है, और शिशु अवस्था में भय कैसे पाया जाता है? तो शिशु अवस्था के भय से यहाँ बाल्य अवस्था का भय थोड़ा अलग होता है। भय तो दोनों अवस्थाओं में है, समझने की बात है, रसगुल्ले खाने की बात नहीं है। भय दोनों अवस्थाओं में है और भय तो अभी भी है, लेकिन शिशु अवस्था में कैसा भय होता है ये पूछ लिया तो क्या बताओगे, और बाल्यावस्था में कैसा भय होता है ये पूछ लिया तो क्या बताओगे। भय पेपर में दे रहा, भय होता है, होता है। तो शिशु अवस्था में संवेदी भय होता है। कैसा भय होता है? संवेदी। संवेदी भय का मतलब है हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त भय होता है। छोटे बच्चों को डराते, ताता आगे मत जा, ताता है, जल जाओगे, संवेदी भय है। लेकिन बाल्यावस्था में भय का रूप बदल गया, मानसिक भय हो गया है। क्योंकि जब तक यहां उसको गर्म नहीं लगेगा तब तक वो नहीं डरेगा। अगर वो कहने से डर जाता तब तो वो क्या है, मानसिक भय। लेकिन शिशु अवस्था में बालक उसको पकड़ के देखता है और जब एक बार जल जाता है तो फिर उसे नहीं पकड़ता है, तो ये हुआ संवेदी भय। लेकिन यहाँ बच्चे को डरा दिया जाता है, गुरुजी के द्वारा होमवर्क दिया गया, गृह कार्य दिया गया, नहीं किया, गृह कार्य का नहीं करना, बच्चे में भय हो जाएगा, मैंने होमवर्क नहीं किया कल स्कूल नहीं आएगा, तो ये भय हो गया। किसका? दंड देंगे गुरुजी। कोई चीज टूट गई, माता पिता मारेंगे, पीटेंगे, झूठ बोलना, किसके कारण? भय के कारण। तो बाल्यावस्था में भय जो होता है वो मानसिक स्तर पर होता है, जबकि शिशु अवस्था में भय संवेदी स्तर पर होता है। जब तक उसे खुद को नहीं पता चल जाता तब तक वो नहीं डरता है। अपना संवेग है क्रोध। अब देखिए क्रोध जो है वो क्रोध बालक क्यों करता है, क्रोध का क्या कारण होता है बताओ। अगर ये आ जाए परीक्षा में, फिलो में पढ़ाना है तो फटाफट से पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रश्न के तौर पे आप समझो, प्रश्न पूछ ले कि बताओ बाल्यावस्था में बालकों में क्रोध का कारण क्या होता है, तब आपको बताना है हताशाएं। हताशा जिसको कहते हैं ना,
कि यार ये काम तो नहीं होगा, अपने बस की बात नहीं है, अपन रीट की परीक्षा पास कर लेते हैं, अपन पढ़ाई नहीं कर सकते। तो जब हम हताश हो जाते हैं किसी कार्य से या हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्या होता है, हताशा पाई जाती है। और हताशा बच्चे में क्या उत्पन्न करती है, क्रोध उत्पन्न करती है। जब बालक की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही, आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही, तो उसमें क्या होगा, हताशा, और हताशा से क्या होगा, क्रोध। हालांकि मैं ये भी आपको बता रहा हूं बराबर, आपसे जब ये पूछा जाए ऋणात्मक संवेगों में आगे जाके क्या होती है, कमी। आगे जाके मतलब जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, बच्चों थोड़ी अवस्थाओं पे ध्यान दो। शिशु अवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था से वृद्धावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। तो इन सब में आगे जैसे जैसे जाएंगे ऋणात्मक संवेगों में कमी होगी। अब ऋणात्मक संवेग क्या होते हैं, ऋणात्मक संवेग होता है क्रोध, भय, ईर्ष्या। इनमें क्या होती है, कमी होती है, इनमें वृद्धि होती है प्रेम, जिज्ञासा, स्नेह। इनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हताशाएं जो होती हैं वो मूल कारण होती हैं किसका, क्रोध का। अगली बात आती है जिज्ञासा की। तो मैंने अभी बताया पीछे कि जिज्ञासा की क्या होगी, वृद्धि। तो शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था में जिज्ञासा क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। हर चीज को बालक जानना चाहता है कि किस तरीके से वो इस काम को करे। तो जिज्ञासा में वृद्धि, क्रोध, क्रोध में कमी होती है, क्रोध में कमी होती है, और क्रोध का कारण हताशा होती है। एक छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा कम क्रोध करता है। 2 साल का बच्चा होता है, छोटी सी चीज लेनी तुरंत रोने लग जाएगा, तो वो क्रोध है। और वो क्या है, उसकी आवश्यकता जो थी खेलने की वस्तु की, वो आपने छिना ली, तो उसे क्रोध आ गया। ईर्ष्या, भाई बहनों में आपस में एक वस्तु दूसरी वस्तु लेने देने के प्रति क्या हो जाती है, ईर्ष्या पाई जाती है। बाल्यावस्था में संवेगों की उग्रता में कमी पाई जाती है। इस प्रकार से ये बात होती है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की। ऐसा संवेगात्मक विकास पाया जाता है बाल्यावस्था के दौरान। अब पढ़ते हैं हम आगे। तो यहां तक हमने छात्रों देखा गर्भावस्था, शिशु अवस्था और बाल्यावस्था के सभी आयाम देखे। अब आप सोच रहे होंगे कि अब आप पढ़ाओ साहब किशोर अवस्था, तो किशोर अवस्था भी पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने जैसा कि पीछे बताया कि रीट 1 से 8 में फोकस किस पर ज्यादा रहेगा, गर्भावस्था पर, शिशु अवस्था पर और बाल्यावस्था पर। इसलिए इनसे रिलेटेड और क्या प्रश्न किन चीजों से बनते हैं उनकी अपन पहले चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट किशोर अवस्था। इस दौरान बीच में एक दो वीडियो का गैप लग सकता है। अभी जो हम चीज बताने वाले हैं वो कोई मिनट 2 मिनट में खत्म नहीं हो जाएगी, चलेगी वो। और इसको कहते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत कई सारे इसमें एडलर का, जुंग का, फ्रायड का, एरिक्सन का और विभिन्न प्रकार के इसमें सिद्धांत आप पढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड का सिद्धांत
तो फ्राइड के सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास के लिए 3 प्रकार के मन की बात की। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मन की बात की है। इसकी अपन बात करते हैं पहले। तो क्या बात की देखते हैं। नंबर 1 चेतन, नंबर 2 अचेतन और नंबर 3 नंबर 2 पर लिख लो अर्धचेतन और नंबर 3 पर अचेतन। अच्छा, यहां से भी प्रश्न देखो। क्या प्रश्न है कि साहब यहाँ अचेतन लिख दिया आपने तो यहाँ अर्धचेतन लिख देते। तो लिख तो सकते थे, लेकिन यहां से अब मिटा के दोबारा अर्धचेतन इसलिए लिखा, क्या पता कल को यही से प्रश्न पूछ ले तो, और जैसा लिखेंगे वैसा ही आपको दिखेगा। ये क्या है, इसका सही सीक्वेंस है। कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन तीनों का सीक्वेंस क्या है, तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। देखो आपको पता है कि चेतन जो मन है, कॉन्शियस पार्ट जो है, कॉन्शियस जो पार्ट है वो क्या है? जागृत अवस्था है। शारीरिक और मानसिक रूप से जब व्यक्ति जागृत अवस्था में रह करके काम करता है तो वो कॉन्शियस पार्ट कहलाता है। तो इस कॉन्शियस पार्ट का भाग जो बताया मन का, वो सिगमंड फ्रायड ने, सिगमंड पूरा नाम इनका सिगमंड फ्रायड ने 1/10 बताया। अब कुछ चीजें आपको पहले से पता हो सकती है, लेकिन मुझे तो पूरी बतानी पड़ेगी ना। 1/10 हो सकती है, होती है। फिर अचेतन 9/10 होती है। अब 10 में से 1 ये और 10 में से 9 ये, तो 10/10 हो गया। 10/10। फिर इसका कितना भाग है? अगला प्रश्न देख लो आप। ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सब अर्धचेतन का कितना भाग होता है। तो इन चीजों पर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी बात ले लो आप। इसके बारे में फ्रायड महोदय ने कहा है कि अर्धचेतन चेतन और अचेतन के मध्य एक पुल का कार्य करता है। एक ब्रिज का कार्य करता है। जैसे एक कोई नदी, कोई रेल मान लो निकल रही है, यहां से रेल पटरी है या नदी है, जो भी है, और इसके ऊपर से क्या गुजरता है? पुल गुजरता है। और 50 व्यक्ति इधर हैं और 100 व्यक्ति इधर हैं। इधर वाले इधर आ गए और इधर वाले इधर आ गए। किसके द्वारा आए? पुल के द्वारा आए। तो पुल के द्वारा। अब पुल के पास कितने रह गए? 0। तो बस, तो हमारे चेतन और अचेतन मन का भी यही संबंध होता है। इसलिए सिगमंड फ्रायड ने प्रश्न बनता है, बताइए चेतन और अचेतन मन की बीच में अर्धचेतन की तुलना किससे की है? तो पुल से की है। ये उत्तर होगा। इसलिए इसका कोई परसेंटेज नहीं बचता है। चेतन मन में हम जो कुछ अब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये अभी आप सुन रहे हैं, ये सब चीजें कहां चली गई? घंटे 2 घंटे में अचेतन मन में चली गई। किसके माध्यम से चली गई? अर्धचेतन के माध्यम से चली गई। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, और इसको कहते हैं अनकॉन्शियस। दूसरी बात, फिर चेतन और अचेतन की तुलना किससे की है? प्रश्न नंबर 2, फ्रायड ने चेतन और अचेतन की तुलना किससे की है? तो आइस क्यूब से, आइस क्यूब से की है। ये आंसर होगा। कैसे होगा?
क्योंकि पानी के अंदर अगर बर्फ को छोड़ा जाए, पानी के अंदर बर्फ को छोड़ा जाए तो बर्फ को छोड़ा जाए तो 9 भाग पानी में और 1 भाग बाहर रहता है। इसलिए चेतन और अचेतन की तुलना सिगमंड फ्रायड ने पानी पर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से की है। पानी पर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से की है। यहां से ये 2 प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। तो आज की क्लास अपन यहीं तक। नेक्स्ट अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।